दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में भयानक जंग छिड़ गई है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका अंजाम कहां तक पहुंचा और इस वॉर से पुतिन चाहते क्या है, और भी कई सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है 1991 से। 1991 तक यूक्रेन जो है वो हिस्सा था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। यूएसएसआर से आजाद होने के बाद भी यूक्रेन में रशिया का प्रभाव काफी हद तक दिखता था। यहाँ तक कि यूक्रेन की सरकार भी रशिया के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। यूक्रेन में रशिया के जो लोग हैं वो यूक्रेन के लोगों पर कह सकते हैं कि हक जमाने लगे। इसी की वजह से विद्रोह की चिंगारी छिड़ गई और 1991 में यूक्रेन ने रशिया से आजादी का ऐलान कर दिया और यहाँ पे लियोनिद क्राउचुक उस समय के यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 1994 में लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्राउचुक को इलेक्शन में हराया। 1999 में कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए, परंतु इलेक्शन में इस बार अनियमितता के आरोप लगे। अनियमितता मतलब फ्रॉड कह सकते हो आप। और 2004 में रशिया के फेवर्ड विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बनते हैं और इस बार भी इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगा और प्रदर्शन हुए और इसको ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम के सपोर्टर विक्टर युश्चेंको को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 में युश्चेंको ने रशिया का डोमिनेंस कम करने का संकल्प लिया, यूक्रेन को नाटो और ईयू में शामिल करने की बात कही। 2008 में नाटो ने यूक्रेन से वादा किया कि आप हमारे गठबंधन मतलब कि अलायंस का हिस्सा होंगे। 2010 में यानुकोविच प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड टॉक को सस्पेंड कर दिया, दूसरी तरफ रशिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए। इसी को लेकर कीव में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 2014 में 14,000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर की मौत हुई और एवुड से मारा गया। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर रशिया भाग गए। ऑब्वियसली फाइटर्स ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रशिया का झंडा लहराया और 16 मार्च 2014 को रशिया ने क्रीमिया को फेक इलेक्शन कह सकते हो कि बायस्ड इलेक्शन से रशिया में शामिल कर दिया। जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। नवंबर 2021 में रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स को यूक्रेन की तीनों साइड की तरफ भेजा गया। 7 दिसंबर 2021 को रशियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाने पर बाइडेन ने रशिया को चेतावनी दी और कहा अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक पाबंदियां लगेगी, पर इससे रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। 17 जनवरी 2022 को रशियन मिलिट्री बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। 9 फरवरी 2022 जो बाइडेन कहते हैं कि यूक्रेन पर रशिया कभी भी हमला कर सकता है। 18 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। 19 फरवरी 2022 को रशिया की मिलिट्री ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। अब आता है 21 फरवरी 2022, रशिया ने यूक्रेन के 2 हिस्से लोहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दी और 24 फरवरी 2022 यही वो दिन था जब रशिया ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हुई। Just minutes before the attack, Vladimir Putin addressing the nation once more, declaring the start of what he called a special military operation in Ukraine aimed at the demilitarization of the country. पुतिन के कहे मुताबिक वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे ही हमला कर रहे हैं और सिविलियंस को कोई भी खतरा नहीं है, परंतु सच ये है कि रशियन आर्मी जो है वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स के साथ साथ सिविलियंस पे भी हमला कर रहे हैं। यूक्रेन की एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे भी धमाका किया है एंड जेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि बच्चे जो है उसके मलबे में दब गए हैं। मलबा मतलब कि व्रेकेज। रशिया ने इस वॉर में अभी तक 710 से भी ज्यादा मिसाइल्स यूक्रेन पे छोड़ी है और इस मिसाइल से वो डिस्ट्रक्शन हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पुतिन ने पूरे वेस्ट साइड को धमकी दी है जिसमें यूरोप भी आता है। कहा है कि कुछ ऐसा होगा जो तुमने आज तक नहीं देखा और इसी के साथ पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पे लगा दिया है। अब डर ये है कि पुतिन कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हमला ना कर दे। अब सवाल आता है कि इस वॉर से पुतिन चाहते क्या है। पुतिन चाहते है कि यूक्रेन जो है वो क्रीमिया को रशिया का पार्ट समझे, मतलब कि पुतिन क्रीमिया को हड़पना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन वादा करे कि वो नाटो से नहीं जुड़ेगा। अभी इनकी डिमांड यहाँ पे खत्म नहीं होती और भी है, सुनिए। वो नाटो से चाहते हैं कि नाटो 1997 तक पीछे चले जाए, यानी 1997 के बाद जो भी कंट्रीज नाटो में शामिल हुई है उसे निकाल दे और इससे होगा ये कि नाटो को अपनी आर्मी और फोर्स को यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक से हटाना होगा और रशियन बॉर्डर के पास वो वेपन स्ट्राइक नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि पुतिन यूरोप पे भी कब्जा करना चाहते हैं और अपना एक रशियन
रशियन एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, लाइक सोवियत यूनियन। नाटो से जुड़ने के सवाल पे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया है कि वो ऐसी कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते जो अपने घुटने टेक के कुछ भीख मांगे। एबीसी न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा है कि नाटो यूक्रेन को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, ये हम समझ गए थे और इसको लेके बहुत पहले ही शांत हो गए हैं हम। और कहा है कि पुतिन ने जिस पार्ट्स को इंडिपेंडेंट कहा है, मतलब डोनेस्क और लोहांस्क, उस पे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। पर इन दोनों रीजन्स के लोग रहेंगे कैसे? जिन लोगों को भी यूक्रेन में शामिल होना है उनको वो लेने के लिए तैयार है। इतना कुछ कहा गया है ज़ेलेंस्की के द्वारा। अब दोस्तों ऐसा है कि कोई भी वार का अंत हो, इसी में सबका फायदा होता है, क्योंकि वार होती तो दो देश के बीच में है, परंतु जान गवाते हैं मासूम बच्चे, बूढ़े और जवान, और ऐसे ही कई सारे बेगुनाह लोग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्लस एजुकेशनल प्लस थोड़ा सा ह्यूमरस वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।